बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन के मुलाकात का दिन था, लेकिन कोई भी तहरीक इंसाफ का रहनुमा या कोई वकील जो है वो मुलाकात के लिए नहीं पहुंचा। ये पहली दफ़ा हुआ है जब से वो गिरफ़्तार हुए हैं, जब से अडाला जेल के मकीन बने हैं, कि आज पहला दिन जो कोई मुलाकात के लिए तय था उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। दूसरा इशू ये है कि तहरीक इंसाफ और हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी का इजलास कब होने जा रहा है, ये अब बड़ा अहम सवाल है कि खान साहब ने भी जो है वो ओके कर दिया है कि आप अपना डिमांड दें, लिख के दे दें, कोई इसमें बात नहीं है। लेकिन ये मुलाकात कब हो रही है, ये बैठक कब हो रही है, ये सवाल मार्केट में ज़ेर गर्दिश है कि जो बैठक होगी उसका रिज़ल्ट क्या आएगा। क्या जो 31 जनवरी की डेडलाइन है तहरीक इंसाफ की, उसके अंदर ही ये दो डिमांड्स हैं, एक तो कमीशन की डिमांड है और दूसरा जो है बेगुनाह कैदी जो है वो जो कहे जा रहे हैं उनकी रिहाई है तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन समेत। तो ये दो डिमांड्स किस हद तक पूरी हो सकती हैं, इस पर हम बात करेंगे। और फिर हम बात करने जा रहे हैं कि 20 जनवरी को क्यों कहा जा रहा है कि 20 जनवरी के बाद तहरीक इंसाफ के लिए एक बड़ा रिलीफ जो है वो आ जाएगा और डोनाल्ड ट्रंप साहब के चार्ज संभालने के बाद तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान से मुतल्लिक़ कोई फैसला आ सकता है या कोई जो है वो ब्रेक थ्रू हो सकता है। और फिर 13 जनवरी बड़ी अहम है नाज़रीन, ये भी ज़रा गौर कीजिएगा कि 190 मिलियन पाउंड केस जो है 13 जनवरी को उसका फैसला भी आना है। हमारे साथ आज मौजूद होंगे हमारे प्रोग्राम में डॉक्टर निसार जट साहब, तहरीक इंसाफ से तल्लुक़ के जट साहब, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। इख्तियार भाई आपका शुक्रिया, इख्तियार वली साहब नोन और कमिंग मिनिस्टर भी चलें। इख्तियार भाई आपसे शुरू करता हूँ कि कमेटी की जो मुलाकात है, हुकूमत की सतह तक कोशिश है कि बैठक दोबारा हो जाए और बातचीत आगे बढ़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जावेद भाई। देखिए, हुकूमत सिर्फ कोशा नहीं है बल्कि हुकूमत की नीयत भी अच्छी है, सीना भी बड़ा है, सोच भी बड़ी है, दिल भी बड़ा है। मुज़ाकरात की मेज़ जो है वो सिर्फ सजाई नहीं है, हम उसको आबाद भी रखना चाहते हैं। हम और चाहते ये हैं कि वहाँ पर जो चीज़ें हैं वो डिस्कस हो और सिर्फ डिस्कस भी ना हो, उसका कोई मंतकी फैसला भी, उसका कोई अंजाम तक भी पहुंचे। मुल्क में पोलराइजेशन ख़त्म हो, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ख़त्म हो और पीटीआई को एक मौका भी फराहम कर रहे हैं कि मेन स्ट्रीम में आए। पीटीआई भी तन्हाई का शिकार हो गई थी, कोई मेन स्ट्रीम की पार्टी इनके साथ नहीं बैठी, कोई इनके साथ बैठने वाला नहीं रहा, बल्कि मेरे ख्याल में कुछ इनके अपने तर्ज तकल्लुम से इस तरह हालात में ये चले गए कि इनके साथ कोई बैठता भी नहीं है। तो हम चाहते ये हैं, आप बैठ गए ना, हम बैठ भी गए और हम इंशाल्लाह इनके साथ जहां तक मुमकिन हुआ हम कोशिश करेंगे कि मुज़ाकरात कामयाब भी हों। देखिए जावेद भाई, आई बिलीव बीइंग ए पर्सनली अ डेमोक्रेट, मैं एक जमहूरी कारकुन की हैसियत से मैं सोचता हूँ कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी आईन पाकिस्तान के बाद एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है और पीटीआई के लिए ये मौका है कि ये आए, ये चार्टर को साइन करें और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का हिस्सा भी बने और उसकी तश्कील और तकमील का जो सफ़र है वो भी मुकम्मल होगा। ये चीज़ें ख़त्म हो कि ये सारे के सारे चोर हैं, मैं ठीक हूँ, ये सारे के सारे गलत लोग हैं, मैं दुरुस्त हूँ, एक मैं ही जामे का खतीब हूँ, इस तरह नहीं होता। जिम्मेदारियाँ जब कौमी क़ियादत, कौमी लीडरशिप अपनी जिम्मेदारों का एहसास नहीं करते तो यकीन करें कि लीडरों का कद छोटा हो जाता है और जो मुल्क के मसाइल होते हैं उसका हुजम और उसका कद बढ़ता जाता है। जिस दिन नीयत यह हो कि मामलात को ख़त्म करना है, ठीक करना है और मुल्क की तरक्की का जो तायुन है उसकी सिमत का तायुन करना है, तो फिर जब लीडरशिप अराउंड द टेबल बैठती है तो फिर लीडर्स का कद बढ़ना शुरू हो जाता है और मसाइल का, मुल्की मसाइल का हुजम और कद का वो घटने लगता है, सुकड़ने लगता है। ऐसे ही अच्छा, आई बिलीव। और आज ये छोटी सी बात थी बड़ी कि जो दो मुतालबे हैं आपके, एक जुडिशल कमीशन वाला और दूसरा सियासी कैदियों, लिखने में कोई हर्ज नहीं है। अगर यही बातें थी तो लिख के दे देते और इसमें तो मेरे ख्याल में पूछने की जरूरत नहीं। इतना डोमेन तो आपको मेरे ख्याल में और इतने इख्तियारात आपको आपके लीडर ने दिए होंगे। ऑल्दो इमरान खान साहब किसी दूसरे बंदे को इख्तियार देने में बड़े बखील हैं, लेकिन इतना इख्तियार तो कम से कम दिया होगा और अगर दे दिया है तो अब उसको अपने पावर्स को एक्सरसाइज करें,
और नीयत अच्छी हो तो मेरे ख्याल में मुज़ाकरात बेनतीजा नहीं होंगे। और जहाँ आपने पूछा कि नेक्स्ट नशिस्त, तो जहाँ तक मेरे इल्म में है स्पीकर साहब आ गए हैं। अच्छा। और जल्द ही नशिस्त जो है मतलब नेक्स्ट वीक जो है बैठक हो सकती है। हाँ, और हाँ ये जो है ना ये कि डेडलाइन वगैरह देना, मेरे ख्याल में ऐसी बातों से अगर गुरेज किया जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि डेडलाइन तड़ियाँ इन चीज़ों से बातें बढ़ती नहीं है, वही रुक जाती। ठीक है, निसार जट साहब बड़ा अच्छा जो है वो एक साइन है कि खान साहब ने कहा कि ठीक है आप बातचीत करें और लिख के भी दे दें, कोई इशू नहीं है। तो क्या तवक्को क्या की जा रही है कि ये मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे? क्योंकि अब आप लिख के दे देंगे तो फिर बाल हुकूमत की कोर्ट में चली जाएगी, वो क्या इन डिमांड पे करती है, तो तवक्को क्या है आपको? जी बहुत बहुत शुक्रिया जावेद चौधरी साहब, सॉरी जावेद बलोच साहब। जावेद भाई, एक तो मैं क्लियर करता चलूँ कि ये जो आपके डायलॉग्स का जो प्रोसेस स्टार्ट हुआ है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अनाउंस किया था, ये रिकॉर्ड की बात है, वो ये मेरी अपनी तारीफ से नहीं है। और उसके बाद उस वक़्त किया जिस वक़्त 26 नवंबर को यहाँ पर गोलियाँ चली और यहाँ पर हमारे लोगों को ज़ख्मी और शहीद किया गया। और उसके बाद फिर एक अचानक से खान साहब की जानिब से आया कि जी नहीं आप हर सूरत डायलॉग करें। उसकी बुनियादी वजह यह थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक जमहूरी जमात है, वो किसी सूरत भी पाकिस्तान को डीरेल नहीं होने देगी। और 26 नवंबर का जो वाक़या था ये पाकिस्तान तहरीक का अपनी नोयत का पहला वाक़या है, इससे पहले कभी ऐसा वाक़या नहीं हुआ। इन कड़े हालात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है वो अपना एक डायलॉग ओपन किया, स्पीकर साहब ने इस पर मावनत की और स्पीकर साहब ने 2 जो है वो नशिस्तें की। जो मुतालबा इनका था कि जी आप जो भी आपके मुतालबात हैं वो आप हमें तहरीरी तौर पर लिख कर दें, ये मुतालबा हुकूमत की जानिब से था, ये इनकी जानिब से आना नहीं चाहिए था, ये मैंडेट था स्पीकर साहब का, क्योंकि फैसला कुन हैसियत में वो थे, वो डिमांड करते कि जी आप भी लिख कर दें, आप भी लिख कर दें, तो फिर हमारी बात कुछ समझ में आती। और हमने जिस वक्त अपनी मीटिंग को स्टार्ट किया था तो हमने सिंपल एक बात कही थी कि आपने हमें एक्सेस देना है खान साहब तक, ठीक है, ताकि हम खान साहब से मशावरत का अमल साथ साथ जारी रखें और हम इसको कंटिन्यू करें और आगे की तरफ लेकर चलें। और उसके बाद इनका ये मुतालबा आ गया। मुतालबा आने के बाद क्योंकि ये डिमांड स्पीकर साहब की नहीं थी, फरीक की थी, उस पर हमें तो कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे कि ये हमसे क्यों रिटर्न में मांग रहे हैं, जबकि कमेटी में जब बैठे हैं तो वहाँ पर एक ओपन फोरम पे बात हो रही है। फिर इनका ये हमें ये था कि आप हमें एक्सेस दें। आज भी जो खान साहब को मुलाकात ना करने की जो बुनियादी वजह बनी है आज ये था कि हमारी जो कमेटी है वो जाके मिलेगी। तो हमने सबको कहा था कि जी आप लोगों ने नहीं जाना, कमेटी ने जाना है, कमेटी जाके जो है वो डिटेल डिस्कस करके आएगी इन मुज़ाकरात के हवाले से। लेकिन आज भी कोई एक्सेस नहीं दिया गया। और मेरा ख्याल है कि अगर हुकूमत के पास इतना भी इख्तियारात नहीं है कि वो एक कमेटी को इजाज़त दे और वो इजाज़त देने के बाद जाके अपने लीडर से बात कर ले, तो फिर मेरा ख्याल है कि तो जो पहले इनके पावर्स जो हैं वो यहीं पर डॉक्टर साहब जो पहली मीटिंग हुई थी आपकी वो भी तो हुकूमत ने करवाई थी ना, उसमें बाज़ाब्ता कोई मीटिंग नहीं अरेंज हुई चौधरी साहब अपना जावेद भाई। उसमें सिंपल जो हियरिंग के दरमियान जो मीटिंग्स होती हैं बैरिस्टर गौर और हमारे सीनियर जो जाते हैं उन्होंने वो बात की थी। उसमें जो सर्टेन टाइम हमें मिलता है हमने वो बात हमने इन्हें रिक्वेस्ट की थी कि आप हमें ऐसा मौका फराम करें कि हम आज़ादाना हैसियत में अपने लीडर से बहुत सारी बातें हम पब्लिकली नहीं कर सकते, लिहाजा हमने अंदर बैठकर उनके साथ करनी है। ये देखें ये जो निशिस्त है, अगर तो हुकूमत ये समझती है कि इनको महदूद करना है कि 2 लाइनों में लेकर आना है, 3 लाइनों में लेकर आना है, तो हम उसके ऊपर बहस कर लें। हमारा जबकि मौक़िफ़ ये है कि अगर आपने पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेकर आनी है तो फिर आपको बहुत अच्छा अदालताना माहौल सर क्या मतलब इसका अदालताना माहौल में मुलाकात होनी चाहिए। देखिए मेरी बात सुने, मैं बताता हूँ जहाँ वहाँ पे खान साहब से जब बात करनी होती है खान साहब वहाँ पर खड़े होते हैं, यहाँ से चीख कर बात करना पड़ती है साफ़ी हज़रात को भी और हम लोगों को भी। कोई ऐसा जगह नहीं है कि जहाँ पर बैठकर खान साहब के साथ इन डिटेल बात कर ली जाए। और दूसरा उमर अयूब साहब ने बिल्कुल क्लियर कट में कहा कि जी ऐसे कुछ सर्चेज हमें नहीं चाहिए कि जो सर पे बैठे हों और हमारी बातें रिकॉर्ड हो रही हों, ऐसा कुछ नहीं चलेगा। हमें आप आज़ादाना हैसियत में लीडरशिप से बात करने दें, हम उनसे जाकर खुल के बात करें, बाहर के हालात उनके सामने रखें, पार्लियामेंट के हालात उनके सामने रखें, और हम चाहते हैं कि इसकी कंटिन्यूटी और आगे की तरफ चले। तो मेरा ख्याल है कि ये इस वक्त हुकूमत के पास एक गोल्डन चांस है, बड़ा सुनहरी मौका है
कि वो ज़रूर इसे अवेल करें। ये पाकिस्तान की सुपरमेसी का मामला है, पाकिस्तान के जो हालात हैं वो, आप आम पब्लिक में जाएं, आप इस्लामाबाद से निकल के ज़रा आगे की तरफ जाएं, आपको लोग बताएंगे आपका लेबर तबाही के दाने पे, आपकी इंडस्ट्री तबाही के दाने पे, आपकी छोटी इंडस्ट्री तबाही के दाने पे, आपका एग्रीकल्चर और तबाही के दाने पे, आपकी गवर्नेंस पे इतने सवाल हैं कि अगर मैं करने पर आऊं तो यकीन करें टाइम कम पड़ जाएगा। तो लिहाजा ये सारी चीजों के बावजूद हम ऑपोजिशन में बैठकर गवर्नमेंट को अपॉर्चुनिटी अब दे रहे हैं, तो ये राइट बनता है गवर्नमेंट का कि वो एक के बजाय 2 स्टेप डाउन जाएं, स्टेप डाउन जाके इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें। और अगर अब भी वो इसी तरह नुक्ताचीनी और ये इस तरह की तंजिया बातें करना और हमें हारा हुआ था साबित करना, ये मेरा ख्याल है कि गैर मुनासिब रवैया है। कोई जमातें हारती नहीं होती, कोई जमातों का ऐसा नहीं होता, ये वक्त आने पे पता चलता है। बात है हुकूमत जो है खुद तो बेचारी मांगे दांगे की बैठी हुई है, उनके पल्ले वैसे ही कुछ नहीं है। आगे से उन्होंने जो टारगेट्स को जो अनाउंस किए हैं, वो टारगेट तो आपकी पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बगैर आ ही नहीं सकते। ऐसे ही मुज़ाकरात इसलिए हो रहे हैं जज साहब, मुझे लेनी है ब्रेक यहाँ पे, और फिर वही बात होगी कि इन मुज़ाकरात का फ़ायदा तभी होगा कि जब मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आएगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। इख्तियार वली साहब, एक तो सियासी इस्तेहकाम की बात जज साहब ने की कि उस वक्त तक तरक्की नहीं होगी, उस वक्त तक मैशत बेहतर नहीं होगी, उस वक्त तक अवाम के मसाइल हल नहीं होंगे जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा। वो कह रहे हैं कि हुकूमत को दो स्टेप डाउन जाना चाहिए। तो किस हद तक हुकूमत जो है लचक का मुजाहरा करेगी कि ये मुज़ाकरात किसी किनारे चढ़ जाएं? इससे ज़्यादा लचक और क्या होगी, इससे ज़्यादा जमहूरियत क्या होगी कि टीवी पर बैठकर आज डॉक्टर साहब किस तरह हुकूमत को क्रिटिसिज्म उसकी कर रहे हैं और ओपनली कर रहे हैं। यार भी कर रहे हैं। सब डर तो नहीं आपकी हुकूमत गुजरी थी, आपकी हुकूमत में कोई इस तरह बात कर सकते थे? सारे करते थे, नहीं कर सकते थे। वो एक अलग बात है कि मुझसे भाग गया तो उसका हम क्या कर सकते हैं? सुन ले आपकी हुकूमत में इतनी जमहूरियत थी कि हमारे जलसे के लिए कुर्सियां देने वालों पर पर्चे कट जाते थे। आप आज पाकिस्तान की बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, तो यहाँ मेरे साथ गाड़ी में बैठे, मैं जरा आपको स्टॉक एक्सचेंज तक लेके जाता हूँ। वो स्टॉक एक्सचेंज जो हमने आपको 42,000 पे छोड़ कर दिया था, आपकी गवर्नमेंट में वो 22,000 पे आ गया था। आज वो 1,20,000 पे पहुंच चुका है। $12.5 अरब के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं। कितनी खुशियां मनाई थी आपकी पार्टी ने, आपके दोस्तों ने, आपके लीडर ने कि पाकिस्तान की एलसीए नहीं खुल रही हैं, दिवालिया हो गया है, सोमालिया बन गया है, अंडरमाइन कर दिया है और अब 3 टुकड़े हो जाएगा खाकम बदहन। आज वो पाकिस्तान अच्छा ग्रे लिस्ट में छोड़कर गए थे आप, वो ग्रे लिस्ट से भी निकल चुका है। फैटफ की तरफ से वो पाबंदियां खत्म हो चुकी हैं। मूडीज, फैच, IMF, वर्ल्ड बैंक और ब्लूमबर्ग आज पाकिस्तान की इकोनॉमी को एमर्जिंग इकोनॉमी डिक्लेयर कर रहा है। ये है आज का पाकिस्तान। ब्लूमबर्ग पढ़ा है ना वो पाकिस्तान जहां पर आपने सिर्फ नारा ही लगाया था कि हम साइकिल पर बैठकर जाएंगे वजीर आजम हाउस और बुलडोज़र फेर देंगे इन गवर्नर हाउसेस पर, और यहाँ पर यूनिवर्सिटियाँ बनेंगी और लाइब्रेरीज बनेंगी। हुआ कुछ भी नहीं। एंड क्या हुआ? खोदा पहाड़ निकला साइफर कि जी मुझे तो अमेरिका ने निकाल दिया। ये आपका पाकिस्तान था, ये आपकी सियासत थी, और सारा जो झूठ पे बनाया हुआ और बिठाया हुआ आपका एक वो था, एक पहाड़ था, वो था। आज भी अगर आप एंटी अमेरिकन पॉलिसी ना लेते, आज भी अगर आप मजहबी टच ना देते, तो यकीन करें जहां आप खड़े हैं इधर आप नहीं होते। आपने सिर्फ पॉपुलिस्ट नारों का इस्तेमाल किया है। मैं आज कतई तौर पर नहीं चाहता था कि मेरी ऐसी कोई बात या मैं सख्त जवाब दूं या कोई बात करूं जिनसे इनको बुरा लगे, लेकिन अगर आप अच्छे पे बात करोगे और बुरे अंदाज में करोगे तो आपकी बुराइयां तो दुनिया अजहर में शम्स है, वो तो फिर किसी से ढकी छुपी नहीं है। पहले दौरा यहाँ पर पाकिस्तान में जब कुवैत के वफद का हुआ था, आपके बंदों ने उनके बटवे चुरा लिए थे। ये आपकी इंटरनेशनल IR आपका था, इंटरनेशनल रिलेशनशिप थी। चाइना आपके साथ नहीं बैठ रहा था, वो आपसे नाराज था। सऊदिया को आपने इतना नाराज कर दिया, वो सऊदिया के जिसने अमेरिका के दौरे के लिए आपके वजीर आजम को, आपके लीडर को अपना जहाज दे दिया और अमेरिका में उसको अपने जहाज से उतार दिया।
आप जहाज में बैठ के उनकी शक्लें, उनकी नकलें बना रहे थे। ये आपकी इंटरनेशनल पॉलिसी थी। आपने ईरान को नाराज कर दिया, आपने इराक को, ये अपना तैयब उर्दगान को नाराज कर दिया, तुर्की को, कोई आपके साथ खड़ा नहीं हो रहा था। दहशत गर्दी की ये हालत थी कि आपने बाकायदा तौर पर आपकी हुकूमत में स्वात और काशगर के रास्ते आपने उनको इंपोर्ट किया, उनको दफ्तर दिए, उनको आपने फैसिलिटेट किया। आप आज ये कहते हैं कि आज का पाकिस्तान बुरा है और वो वाला अच्छा है। और अगर मैं थोड़ा सा, मुझे पता है कि आपके पास वक्त कम होता है, थोड़ा सा मैं अगर और इनको बताऊं तो ये कहते होते थे, आए किस नारे पर थे कि पेट्रोल का लीटर 65 रुपए में महंगा है। असद उमर साहब फरमाया करते थे कि जी हम 40 रुपए में दे देंगे, मासद के दिया। फिर आपने कहाँ छोड़कर आए हो? फिर कहते थे कि बिजली का यूनिट जो है ये 6 रुपए का महंगा है, 2 रुपए में देंगे, दिया आपने। कोई काम तो नहीं किया आपने ना। अब 50 लाख घर, सर ये तो वही उसी पे आता हूँ कि तो जो आपने कहा, आपने कितना कर दिया यूनिट से? बताता हूँ। जो आपने नैरेटिव दिया था, जो आपने नारे लगाए थे, उसमें कोई पूरा तो नहीं हुआ। सिर्फ पॉपुलिस्ट नारे का सहारा लिया आपने कि जी अमेरिका ने हमें निकाल दिया, और पाकिस्तानी आवाम को जज्बाती बनाने के लिए या किसी को बेवकूफ बनाने के लिए ये मजहबी टच और एंटी अमेरिकन स्लोगन, इट वर्क्स लाइक दिस, ये इट स्प्रेड लाइक अ वाइल्ड फायर, जंगल की आग की तरह फैलता है। हाँ, हम कहाँ से लाए हैं? हम वहां से उठा के लाए हैं जब शौकत तरीन ने कहा कि पौने 4 साल में हमने 75 साल का कर्जा डबल कर दिया है। ये डिनाई कर दे, डॉक्टर साहब डिनाई करें ना, पूछते हैं कि इन्होंने नहीं किया। फिर शेख रशीद ने कहा कि पूरा मुल्क, इसकी इकोनॉमी अंडरमाइन हो चुकी है, जो भी आएगा अपनी इज्जत गंवा देगा। हमने अपनी सियासत गंवाई, हमने अपने पॉलिटिकल स्टेक्स तंदूर में फेंके, लेकिन पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं हुआ। आज इनका लीडर भी कहता है कि मुल्क की मईशत बच गई है, तरक्की नहीं हुई है। ओ पाजी, तरक्की कितों होनी है? तो सर कोई चीज छोड़ी है? कोई चीज बच गई आपसे? कुछ भी नहीं बचा। तो बात यह है ना कि आप एटलीस्ट वो बात करें जो हकीकत हो। इंटरनेशनली पाकिस्तान को अपने तनहा छोड़ दिया था, ठीक है, दुनिया की नजरें पाकिस्तान। ठीक है वली साहब, ठीक है। जट साहब, आपने बात की सियासी इस्तेकाम की, तो फिर सियासी इस्तेकाम कैसे आएगा जब लचक का मुजाहरा नहीं होगा? और फिर दूसरी बात यह है कि एक तरफ तो मुज़ाकरात हो रहे हैं, दूसरी तरफ सिविल नाफरमानी की तहरीक जो है वो भी चल रही है कि रेमिटेंस ना आए, तरसलात ज़र ना आए, और सिर्फ पाकिस्तानियों को कहा जाता है कि आप पैसे ना भेजें। और फिर साथ साथ जो सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग हो रही है वो भी जारी है। जिस अंदाज में इन्होंने गवर्नमेंट का नक्शा खींच कर अब हमारे सामने रखा है, इनको तो फिर मुज़ाकरात की ज़रूरत ही नहीं है। फिर तो वो फैसलाबाद की नहरों में दूध बहना शुरू हो गया है और गवर्नर साहब की कमाल हो गई है, और आप तो बुलंदियों को छू रहे हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट मेरा ख्याल है इन्होंने पिछले 2-4 साल की पढ़ ली है, रिसेंटली की नहीं पढ़ी। उनकी ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक अगर आपके पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी 2025 में ना आई तो आपका डॉलर 450 पे जा रहा है। ये आपको मैं आपकी इत्तला के लिए अर्ज बता रहा हूँ, ये ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में आपको दे रहा हूँ, ठीक है जी। और दूसरी बात यह कि जी हमने तो बहुत मतलब कि हमने तो कोई काम किया ही नहीं, हमने तो पाकिस्तान को 3.5 साल में नुकसान पहुंचा दिया। 40 साल की इनके इक़्तिदार को जो है लोगों ने इलेक्शन 9 मई के बाद इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की मार मार के दबूचियां निकाल दी। लोगों ने निशाना ढूंढ ढूंढ के मोहरे लगाकर इस ईवान में 92 सीटें, फॉर्म 47 ना चोरी होता, आपको पता लग जाता कि आप खड़े किधर हैं। ये पाकिस्तान बचना उस वक्त है, आप वोट को इज्जत दो या ना दो, जब तक आपने वोट को तहफ़्फ़ुज़ ना दिया आप नहीं बच सकते। और वो अवाम की जो आवाज़ है उसको लब्बैक करना पड़ेगा। फॉर्म 47 आप लोगों ने चोरी किया, हमारी रिजर्व सीटों पर डकैती आप लोगों ने मारी, और फिर आप अच्छे बनने की कोशिश कर रहे हैं। आप साहिब इक़्तिदार बन गए, आप में इतनी कर्सी है तो आ जाए फॉर्म 47 पे 5-10 हल्के हैं उनके ऊपर कमीशन बना लें। आप ऐसा करें, मियां नवाज शरीफ साहब के हल्के का कमीशन बना ले, मरियम के हल्के का बना ले। और आप ये कह रहे हैं ना कि हमारे दौर में हमने आप पे बड़े जुल्म ढाए। ये डी चौक पे बिलावल भुट्टो ने नहीं स्पीच की, महंगाई मार्च नहीं किया, मरियम नवाज जो है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने आकर तकरीर नहीं की। उस वक्त डी चौक हलाली था, अब हो गया है।
हमारे लोगों को यहाँ गोलियां मारी जाएं और ये सुप्रीम कोर्ट के आते में खड़े होकर वहां पर तकरीर करके आए और जजेस को तड़ियां मार के आए कि जी गुड टू सी यू, हमें बड़ा लड़ गया है। अगर कोई इंसाफ करने पे आए तो ये इनकी तनकीद सर पे खड़ी है, अगर कोई इंसाफ ना करे तो ये फिर भी खुश नहीं है। आप लोगों ने अवाम की राय को नोच के आगे आए हैं, आप लोगों ने इस ईवान पे कब्जा किया हुआ है और अगर और उसके बावजूद भी हम पाकिस्तान की स्टेबिलिटी के लिए आगे बढ़ रहे हैं और हुकूमत को मौका दे रहे हैं और ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसको तस्लीम करें और आए टेबल टॉक पे बैठे। अगर आप तस्लीम नहीं करते, ना तो हम भीख मांगने आए हैं, ना हम पाकिस्तान के लवर्स हैं। पाकिस्तान की हमारे पास पाकिस्तान फर्स्ट है, पहले पाकिस्तान फिर बात कुछ और। डॉक्टर साहब वैसे ना आप कहते हैं कि नोच के आए और वो कहते हैं कि आरटीएस के जरिए आए, फैसला किसने करना है? मिलते हैं ब्रेक के बाद। फॉर्म 47 खोल लेना जी। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे थे कि इल्ज़ामात की सियासत तो जारी बात है, तहरीक इंसाफ अपने उस पर उनके इश्यूज़ हैं, मुस्लिम नून के अपने इश्यूज़ हैं और दोनों फ्री कैन जो है वो कहते हैं कि हम ठीक हैं। अब ठीक होने का फ़ैसला भी तो करना है किसी ने। तो इख्तियार वली साहब, एक तो चोरीशुदा मैंडेट जो है वो तहरीक इंसाफ का बड़ा मुतालबा है, तो इस चोरीशुदा मैंडेट का जो है बार बार फॉर्म 45, फॉर्म 47 की बात होती है, इसका हल कैसे निकलेगा? आप लोग कहते हैं कि आरटीएस बिठा के आए थे, जज साहब कहते हैं कि जो है वो आपने वोट नोच के जो है वो आए हैं, तो इसका फिर ये हल कैसे निकलेगा फिर? ठीक है, ये बड़ा सिंपल सा फार्मूला है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि किसी को समझना है। ना ये मसला फीसा गौर से और ना ही अलजबरे का सवाल है। ठीक है, चोरी का इल्ज़ाम वो लगाए जो खुद चोर ना हो, जिसने खुद चोरी ना की हो। कल का आप कॉलम उठाएं, इनके अपने दोस्त हैं, इनके साथी हैं, इनके एमएनए हैं जुनेद अकबर खान पीटीआई के मलाकंड से, उनका कॉलम देखें, जंग में छपा हुआ है और उसमें लिखा हुआ है कि 2018 में जनरल फैज हमीद ने हमारी हुकूमत बनाई और हमें इलेक्शन जितवाया। तो अगर आपने खुद चोरी की है तो सबसे पहले तो आप उस पर माफ़ी मांगे, उसके बाद फिर हम पे इल्ज़ाम लगाएं कि हमने आपका मैंडेट चुराया है। और हम क्या कहते हैं, आज तो मौलाना फजलुर रहमान कहता है कि आपने पूरे खैबर पख्तूनख्वा में आपकी जो हुकूमत है वो फार्म 47 की है। मैं तो पहले कहता था कि हमारा हल्का खुलवाओ, मेरी भी पिटीशन पड़ी है इलेक्शन ट्रिब्यूनल, नहीं खुल रही तो नहीं खुल रही, लेकिन वहां पर भी खैबर पख्तूनख्वा में 47 की आपकी इतनी कोई मेजॉरिटी नहीं है। और ये जो आप कहते हैं ना कि लोगों ने ढूंढ ढूंढ के निशाने लगाए, दुआ दें किसी को कि कोई जनरल फैज का कोई बंदा था, कोई उसका संगी साथी कोई रह गया था, अच्छा, जिसने आपको जहाँ पे सपोर्ट वो कर सकते थे वो आपने कर लिया। इतना कोई प्योर मैंडेट आपके पास नहीं है, आपका मैंडेट भी डाइल्यूटेड है। और ये भी ना कहें कभी, आप दूसरे को कहते हैं कि आपकी 17 सीटें हैं, आपकी अपनी कितनी है? आप कहते हैं कि हम पाकिस्तान की बड़ी पार्टी है, हुकूमत हमारी है, बड़ी पार्टी आप हो, ये कोई मजाक है? मतलब कहने को बातें हैं ना, लतीफ़े हैं, आप सुनाते रहें, आप सब सुनेंगे, हम भी सुनेंगे। बात क्लियर है, 9 मई को जब आप 100 बार उसको डिनाई करें, मैं आपको इतना कहूँ, मैं बीइंग ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, नॉट बीइंग ए स्पोक्सपर्सन ऑफ माय पार्टी और द फेडरल गवर्नमेंट, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊंगा, मेरा रेडियो पाकिस्तान किसने जलाया? जिना हाउस पे हमला किसने किया? उसको आग नहीं लगाई थी। इमरान खान के भांजे ने वहां पे फौज की वर्दी को इस तरह डंडे में उठा के नहीं निकला। वहां पर आलिया हमजा ने क्या कहा? डॉक्टर यास्मीन राशिद क्या कह रही थी? मुराद सईद क्यों छुपा हुआ है? जीएचक्यू के दरवाजों पे किसने अटैक किया? कर्नल शेर के मुजस्सिमा को किसने तोड़ा? क्या वो पीटीआई का बंदा नहीं था? एमएम आलम के जहाज को आग लगाने वाला पीटीआई का कारकुन नहीं था? 3 महीने उसके लिए तैयारी जमान पार्क में नहीं हुई? तो मत करें इस तरह बातें कि जो चीजें, और इत्तेफाक की बात देखें, लेट सपोज थोड़ी देर के लिए डॉक्टर साहब के साथ मान लेते हैं कि ये लोग नहीं है इन्वॉल्व, तो जमीयत का कोई कारकुन उस दिन क्यों नहीं पकड़ा गया? उस मौके से रेडियो पाकिस्तान से, चागी के निशान से, एमएम आलम के जहाज से पीटीआई के कारकुन ही क्यों पकड़े जाते हैं? वहां पर पीटीआई के लीडर ही 2nd ईयर के 3rd ईयर के क्यों गिरफ्तार होते हैं? मौके पर खड़े थे ना, किसने उनके जहन में ये गंद भरा हुआ था? तो सबसे पहले मैंने कहा ना कि आरटीएस की चोरी की गई थी,
मैंडेट चोरी किया तो उस पर माफी मांगे। 9 मई को आपने वारदात की है, आपके लीडर का प्रोग्राम था कि अत-तहरीर चौक, तुर्की की तरह इनकलाब, खोमेनी की तरह इनकलाब, चाइना की तरह इनकलाब, हिटलर की तरह इनकलाब। आजकल ये पता है क्या कहते हैं? कहते हैं सुबह उठते साथ ही ना, देखती आंखों तो सुनते कानों, आप सबको रिजेट पाजी का सलाम पहुंचे। अच्छा, हाँ, ग्रेनल पाजी, ठीक है। तो ये इनकी सारी ईमानदारी है, ये इनके सारी ड्रामाबाजी है। इससे तो आगे ये निकलते नहीं है। अगर इनसे ये पूछें कि आपकी हुकूमत की परफॉर्मेंस क्या है, ये आपको बोलेंगे ये चोर है, वो चोर है, फला चोर है। हुकूमत को खतरा है कोई भी इस तरीका जो कहा जा रहा है कि शायद कोई ट्रम्प साहब कोई इंटरव्यू करें कोई? सर मेरी बात सुने, एक या तो, कोई तवक्को है कि खान साहब बाहर आ जाएंगे? मैं फिर कहता हूँ, डॉक्टर साहब को अंग्रेजी अच्छी समझ आती है, मैं बता भी देता हूँ कि अमेरिका का बड़े मशहूर ये प्रोवर्ब है कि देयर आर नो फ्री लंचेस इन अमेरिका। कोई मुफ्त के लंच वहाँ नहीं होते हैं। 3 दोस्त भी इकट्ठे होते हैं तो अपने पैसे पूल इन करते हैं। ठीक है। अगर अमेरिका के मफादात पाकिस्तान में सिर्फ इमरान खान है तो वो भी आपके सामने आ जाएगा, बट अगर उनके मफादात कुछ और है और हमारे म्यूचुअल कंसेंट और इंटरेस्ट हैं, तो मेरे ख्याल में ये वैसा ही वो शेख चिल्ली के ख्वाब में ये देख रहे हैं तो देखने दें। वो भी 20 जनवरी भी आएगा, 30 जनवरी भी आ जाएगा, बल्कि ये जो पीटीआई के दोस्त हैं ये 31 फरवरी भी देख लेंगे। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर साहब, क्या फिर वे फॉरवर्ड क्या है अब? कुछ तो है कोई? इनको थोड़ा सा जवाब दे दूं, बड़ी तमीज बांधी। जनरल बाजवा, मेरा सवाल मुझे बस छोटा सवाल हो गया। जनरल बाजवा मुझे क्यों निकाला, याद है ना? ये इनको वली साहब याद है ना? जनरल बाजवा मुझे क्यों निकाला? फिर वही जनरल बाजवा लेके आया, फिर वही जनरल बाजवा लेकर आया। कहने का ये मतलब है, ये अब चले मैं भी थोड़ी सी तमीज बांध ही दूं। इनकी लीडरशिप मुशर्रफ दौर में भागी, हाँ। भागी कि नहीं भागी? लिख कर देकर गई, ठीक है जी। उस वक्त इनके ऊपर नेकी की पीपल्स पार्टी ने, इनको कहा कि जलवाओ यार एनआरओ साइन करो, और मोहतरमा इनके चक्कर में मोहतरमा शहीद हो गई, इनके चक्कर में, ठीक है जी। उसके बाद यहां पर ये पाकिस्तान में आए, जब बाजवा साहब ने मुझे क्यों निकाला 50 रुपए के स्टाम्प पे, फिर वो गए, फिर ये लॉबिंग करके सारा कुछ करके ये फिर पाकिस्तान आए। किसने भेजा था सर? हाँ जी, किसने भेजा था? अब हम तो पढ़े लिखे लोग हैं, डॉक्टर बंदे हैं। प्लेटलेट्स अगर फेक रिपोर्ट भी आ जाए तो हम समझते हैं कि यार बंदा मर ना जाए। अच्छा, ठीक है जी। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि टीम आपकी शौकत खानम से आई थी सर, ठीक है ना। प्लेटलेट्स मरा नहीं बंदा, प्लेटलेट्स इसने गिरे उसके दुश्मन, हाँ जी, फिर बंदा नवाज शरीफ के सारे दुश्मन जो उसके बदख्वाह हैं, जो वो इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। प्लेटलेट्स जिनके प्लेटलेट्स गिरे और ख्वार उस दिन हो गए थे जिसने डाल के वो जहाज पे चढ़ा था। वली साहब बीमार नहीं था ना, धोखेबाज था। अच्छे माहौल में, वली साहब आप इंटरप्ट ना करें, आप इंटरप्ट ना करें, आप सुनने की ताकत भी रखें, आप सुनने की हिम्मत रखें। कोई बात नहीं, आप आधी बात नहीं, मैं पूरी बात कर रहा हूँ। आपने भी आधा झूठ बोला, मैंने कुछ बोला, मैं भी खामोश ही रहा हूँ ना, ठीक है ना? ठीक है, मेरा एक लफ्ज ही आपको खा जाएगा, ठीक है जी। नहीं ऐसा नहीं कर, नहीं करे, इस तरह इंटरप्ट नहीं करते, होश हौसले के साथ अपनी किए हुए के ऊपर शर्मिंदा होने के बजाय वो ढीठ पना नहीं होता कि ढीठ होकर बंदा खड़ा रहे। आपकी यही ढिठाई आपको यहाँ पर लेकर आ गई है, ठीक है ना? ये तो नहीं ना कि आप अपनी ढिठाई के ऊपर, प्लेटलेट्स इनके मर रहे थे, ये जहाज पे दड़ंगे मारते जो दौड़कर मुख से भागे, ये पाकिस्तान की अवाम ने नहीं देखा। फिर दूसरी बात तो सिंपल इज दिस कि जब अवाम ने आप 92 सीट्स लेकर हम आए, आपकी करेक्शन कर दें, पाकिस्तान के इस असेंबली में सबसे बड़ी जमात हमारी थी। आप लोग कोलिशन गवर्नमेंट में बैठे हुए, मांगे तांगे की हुकूमत में, जो कि पीपल पार्टी कभी आपको मुर्गा बनाती है, कभी आपको कान पकड़ाती है, कभी कुछ करती है, और आप मारे तारे ये कर रहे हैं और उस मजबूरी में कर रहे हैं। एमक्यूएम आपको हिलने नहीं दे रही। आप लोग पता नहीं कौन किस दुनिया में बैठे हुए, आप लोग किसी भूल में बैठे हुए। बाजवा साहब ने आपको निकाला, बाजवा साहब मुझे क्यों निकाला, फिर आप बाजवा साहब की गोद में बैठकर इस इगवान में आए। उसके बावजूद भी ये शऊर अवाम को है, अवाम ने हमें चुना है, अवाम ने वोट दिया है। कह रहे हैं किसी और ने चुना है, आप अब ये पाकिस्तान में कोई ढकी छुपी रह गई ये बात को किसको किसने चुना है? इनमें हिम्मत है ना, इनमें हिम्मत है
अगर इनमें चले यहां से याद लगा दें, ये जेल में खान से मुलाकात नहीं होने दे रहे। इनके तो कल इरफान सिद्दीकी ने कह दिया कि हमारी ताकत ही नहीं है, इनकी ताकत तो कहीं और है। ये तो बेचारे लावार से घूम रहे हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा कि हम करें क्या। इन्होंने एक बहाना लगाया शायद पीटीआई भाग जाए कि जी तहरीरी मुआहदा दे दे। हमने तहरीरी भी काजिया है बुलाए, हम तहरीरी भी देने के लिए तैयार है, आ जाए करें। ये 9 मई पे कमीशन बनाए, इनको दूध का दूध पता चल जाएगा कि किसने किस पे हमला किया और क्या साजिश हुई। ठीक है जी, ये 26 पे आए बनाए कमीशन, इनको दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्यों नहीं, कहां पर खड़े हैं, क्यों नहीं अपना मुलाकात हो रही? मैं करता हूं मुलाकात इनकी। आज मुलाकात का दिन था तो कौन गया है? ये तो खुद इनकी सारी पार्टी के लीडर उससे तंग है, कोई मुलाकात के लिए जाता नहीं है। ये कोई नवाज शरीफ है, तो ये कोई नवाज शरीफ है कि मरी में जाके बैठ गए थे मैं बिजली न करना। नहीं, हौसला नहीं, आपने तो इतना तो आप भी बर्दाश्त करेंगे। मैं तो कर रहा हूं, आप इतना भी बर्दाश्त करेंगे। मरी में बैठ के बिजली के फैसले नहीं होने। आपका कोई बंदा उधर मुलाकात के लिए जाता नहीं है। बात इतनी पूछ रही थी कि इस कागज पे 2 लफ्ज लिखने हैं जो क्यों लिखने हैं? आप जरगा करते लिख कर वो कह रहे हैं नहीं, कौन जरगों में लिख कर देता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो ये कह रहे हैं कि आप पता नहीं कौन से जिरगों में बैठे हैं। बंदे की तो बात ही बड़ी होती है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये डॉक्टर साहब आई डोंट नो ये कब पॉलिटिक्स में आए हैं। मैं उस वक्त पांचवा इलेक्शन लड़ा हूँ, अल्लाह करे, 3 बार का एमएलए हूँ, मिनिस्टर भी रह चुका हूं। अल्लाह आपको मैं ये कह रहा हूँ कि आप कब से पॉलिटिक्स में है मुझे ये नहीं पता। मैं 2002 से, मैं 1990 से हूँ, मैं स्टूडेंट लाइफ से हूँ। मैंने उस वक्त इमरान खान को देखा था 1995 में, जब वो नवाज शरीफ को कह रहा था कि मुझे अपनी पार्टी की यूथ विंग का सदर बना दें। मैं इसका विटनेस हूँ। अच्छा जी। और साथ में उन्होंने एमएनए की एक सीट मांगी थी और इस बात की तस्दीक मैं लगी वो हवा में, मैं मिसाइल नहीं उड़ाने वाला। ख्वाजा साद रफीक से पूछ लें और इनके फैसलाबाद के मेजर रिटायर्ड राजा नादिर परवेज पूछ ले, आप पता कर रहे कि अगर ये बात मेरी गलत है। अगर इनको एजेंसियों की और आर्मी की सपोर्ट ना होती, जनरल बाजवा ना होता, तो खुजा हुकूमत पाकिस्तान और खुजा इमरान खान जिसकी बहादुरी का ये किस्सा मैं कह रहा हूं, तो जिसकी बहादुरी के ये गुण गा रहे हैं उसके सर पे हमने डब्बे भी देखे थे जब वो तारीख पे आता था। ये बहादुरी। चलें डॉक्टर साहब, आप लास्ट मिनट सर, लास्ट मिनट क्या कहेंगे अपना? मैं इतना कहूंगा कि हुकूमत को हौसले से काम लेना होगा, हुकूमत को डरना नहीं चाहिए। हुकूमत को बड़े दिल का मुजाहरा करें, 2 स्टेप पीछे जाएं, 1 भी ना 2 जाएं। मैं आपको जटों वाली बात कर रहा हूं और इसको मुज़ाकरात को आगे लेकर चलने दें। और इस बात से बिल्कुल आप ना डरें, इस बात से बिल्कुल ना डरें। उम्मीद है कि नहीं होगा, खान साहब आएंगे, आपको लग पता जाएगा नहीं होगा, उस वक्त तक बातचीत आगे नहीं बढ़ेगी। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।